Great, Ji. Let me just start. Uh, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके। ओके जी। फॉर्मली इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं जी। एडवांस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का हमारा एक कोर्स है। थोड़ा सा स्टार्ट हम इस तरह से ले लेते हैं कि अपना आपको थोड़ा सा आप लोग इंट्रोड्यूस करवाइए कि हमारे साथ कौन कौन है, तो अपना नाम, टोटल एक्सपीरियंस आपका क्या है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो क्या डेजिग्नेशन है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी कौन सी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वन थिंग विच इज़ यूनिक अबाउट यू, जो कि ग्रुप को नहीं पता आपके बारे में, तो उससे स्टार्ट करते हैं। सो एनीबडी who can go first? अस्सलाम सर, सामा हसन। एमएस का स्टूडेंट हूँ मैं। बीएस मैंने पीएसपी से किया है और रिसेंटली मैं सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहा हूँ एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है उस्मान, वेलकम ऑन बोर्ड। उसामा। 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 उसामा, यस। मुझे अपने बारे में कोई ऐसी बात बताएं जो यूनिक है, जो उसामा को यूनिक रखती है बाकी तमाम लोगों से, जो ग्रुप को नहीं पता। सर ये तो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लेट मी थिंक। डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे है? हर बंदे में अल्लाह ताला ने यूनिक चीजें रखी होती हैं, ठीक है। मे बी उसामा बहुत अच्छा गाना गाते होंगे, हो सकता है बहुत अच्छा खाना पकाते हो सकता है कि मैं दिखता डिफरेंट हूँ। सॉरी, आई लुक डिफरेंट। यू लुक डिफरेंट। नाउ यस। दैट इज समथिंग जो कि हमें ऑनलाइन देखना मुश्किल हो जाएगा। चलें, आई लुक फॉरवर्ड कि आपसे मुलाकात हो एंड वी इंश्योर के यू लुक डिफरेंट। ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हु वुड लाइक टू अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं? साबिर, आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल सर। साबिर हुसैन मेमन नाम है मेरा। मैं एज ए सीनियर एसक्यू इंजीनियर में टेक में जॉब कर रहा हूँ और टोटल एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 9 साल का हो चुका है। और करंटली मैं एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फ्रॉम पीएफ किट। वैसे मेरा बैचलर्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहा है फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी जामशोरो। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और आपके बारे में यूनिक चीज़ जो ग्रुप को नहीं पता? यूनिक चीज़ ऐसे तो नहीं है सर फ़िलहाल कोई। होपफुली मैं भी शायद फाइंड आउट करके आपको आप लोगों के साथ शेयर करूँ इन फ्यूचर। कोई चीज़ तो यूनिक होगी, कोई एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आपको बाकी लोगों के मुकाबले में यूनिक बनाती होगी। सोचें, आई वांट टू नो। सर यूनिक चीज़ मैं अभी तक यही समझता हूँ कि कोई भी ऐसी मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या चीज़ों को गैदर करना, अ, उसमें मैं अपने आप को जो है वो थोड़ा सा मैं आपको यूनिक समझता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ कि रिसेंटली अभी हमारा मास्टर चल रहा है, तो हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इलेक्टिव कोर्सेज की रिक्वेस्ट डाल रहे थे। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन मेरा जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन जितने भी बैचेस के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वो काफ़ी रहा है। तो उन सबको कलेक्ट करना, उनका डेटा कलेक्ट करना या उनके जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये मुझ में एक यूनिकनेस आप कह सकते हैं। चलें, दैट इज गुड। ओके, अली, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। सर मैंने बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में उमदर्द यूनिवर्सिटी से और कीट से ही मास्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं एच एन एच टेक सॉल्यूशन में सेल्स टीम का टीम लीड हूँ
और हमारे पास जो है वो 5 लड़कों की टीम है। हम लोग सेल्स करते हैं पोर्टल्स पे, और उस पे पीपीसी के ज़रिए सेल्स करते हैं, प्रोजेक्ट्स लाते हैं कंपनी के लिए, टारगेट्स अचीव करते हैं। यूनिक पॉइंट सर यही कहूँगा कि टीम लीड हूँ जैसे मैं, तो मैं उसी स्किल का यूज़ करते हुए जो है वो अपनी टीम से काम निकलवाना जानता हूँ। और टीम लीडर काइंड ऑफ मैं कहूँगा अपने आप को, ये यूनिकनेस है मेरी। ठीक है। और किस तरह के सॉफ्टवेयर है जो आप सेल कर रहे होते हैं? क्या कह रहे हैं सर, समझ नहीं आया। आपके पास आपने कहा कि आप सॉफ्टवेयर की सेलिंग में हैं, तो किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप डील करते हैं? सर एज सच हमारे पास प्रोडक्ट्स बने हुए नहीं हैं, बट हम जानने की कोशिश करते हैं कि पोर्टल्स के ज़रिए या पीपीसी के ज़रिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्लाइंट हमारे पास आता है, फिर उसकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं। अगर तो कोई वेबसाइट चाह रहा है, या कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम चाह रहा है, या कोई स्मार्टफोन ऐप चाह रहा है, एंड्रॉयड आईओएस, कोई ई कॉमर्स चाह रहा है, तो उस हिसाब से फिर हम उसका जो है वो टाइम और उसकी क्या कहते हैं पैसे वगैरह डिसाइड करते हैं। स्कोप लॉक हो जाता है, एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट शेयर कर लेते हैं सब स्टेक होल्डर्स के साथ। ठीक है। तो बेसिकली एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हाउस है जहाँ से आप जिनके लिए लीड जनरेट करते हैं बिजनेस को लेकर। यस सर, एग्जैक्टली। चलो नाइस। और आपके कस्टमर्स कहाँ से हैं? लोकल हैं, इंटरनेशनल हैं? सर पोर्टल्स पे तो हम जो है वो वेस्ट को ही टारगेट करते हैं, जैसे अमेरिकन्स हो गए, यूरोपियंस हो गए, यूएई की मार्केट हो गई, स्पेनिश कह लें आप, फ्रेंच, इटालियन, अमेरिकन्स, कैनेडियंस, इन सबको हम टारगेट करते हैं, सऊदी अरब्स। चलो जबरदस्त यार। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच उसामा। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आई थिंक उसामा से बात हो चुकी है। अफान, आई थिंक आप हमारे साथ पिछले कोर्स में भी थे, तो अफान थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सैयद अफ़ान अहमद। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मेरा 3 साल का है एज अ लैब इंजीनियर पीएफ कीट में। और ये मेरा जैसे कि लास्ट सेमेस्टर है, तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद मैं प्रमोट हो जाऊंगा एज अ लेक्चरर। बिल्कुल ठीक है। और बाकी यूनिक चीज़ जो सर आपने पूछी है वो मैं आपको अपने डोमेन में बताऊं कि जो मेरे दोस्त वगैरह हैं यूनिवर्सिटी के, तो कोई और जो है वो इस एजुकेशन सेक्टर में नहीं है सिवाय मेरे। तो इसलिए मुझे ये यूनिकनेस लगती है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। ठीक है, सही। ओके। काजी उस्मान जमाल, आपसे मेरी बात हो चुकी है, उसामा से बात नहीं हुई है। उसामा, आपको आवाज आ रही है? हेलो सर, मैंने आपको बताया था मैं अच्छा, सॉफ्टवेयर उसामा इंजीनियर से हूँ। बात हो चुकी है, सॉरी सर मैं। यूनिक वाला दुआ बता दूँ, अब मैंने सोच लिया। अच्छा बताओ। अरे वो मैं गुड लर्नर हूँ, मतलब मैं कुछ भी काम सीख के फ़ौरन कर लेता हूँ, चाहे वो किसी भी डोमेन का हो, मतलब वेबसाइट हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, ईआरपी हो, या जो भी हो। मैं मतलब कर लेता हूँ जो भी मेरे पास टास्क आता है, चाहे वो किसी फील्ड का हो। वैसे मैं मेरा डेजिग्नेशन तो मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन कोई भी काम अगर ऑफिस में चल रहा है तो मैं आराम से कर लेता हूँ। तभी मेरे दोस्त मुझे अच्छा समझते हैं, ऑफिस के कोलीग। तो ये ऑफिशियल है, मुझे समझा नहीं था मैं आपका आंसर कुछ नहीं। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, उस्मान जमाल, उस्मान आप हमारे साथ हैं अभी? जी सर, मैं हूँ आपके साथ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीपीए, और वर्क एक्सपीरियंस 5 साल का है। यूनिक चीज़ ये है कि ट्रबल शूटिंग अच्छी है मेरी। तकरीबन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, स्टॉक एक्सचेंज और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग में 52 ब्रांचेस थी, तो कोई भी इशू आ जाता था, एक पैनिक क्रिएट हो जाता था। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है, कोई इशू आ जाता तो बड़ी सिचुएशन को हैंडल करके और उसकी ट्रबल शूटिंग करना ऑन द स्पॉट और उसको फिक्स करना, तो ये मेरी, मुझे शुरू से ये एनवायरनमेंट मिला, तो इसलिए मेरी ये चीज़ यूनिक बन गई। चलो दैट इज नाइस। बिल्कुल ठीक है। यार आईटी वाले तमाम लोग इतने रूखे सूखे क्यों होते हैं? क्यों जिंदगी में रंग कम होते हैं इनके?
हम क्विक लर्नर हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, हम जो है इस तरह की बातों में क्यों एंगेज होते हैं? हमारी एक लाइफ भी होनी चाहिए, हमारी लाइफ क्यों नहीं है? सर हमारे मसले जो हैं वो एक से नहीं होते। जैसे अगर कोई डेंटिस्ट है तो उसको एक ही किस्म का प्लाक देखना है, दांतों के साथ एक ही किस्म का काम करना है। हमारे जो है वो टेक्नोलॉजीज आए दिन बदलती हैं, हमारे चैलेंजेस आए दिन बदलते हैं। अब हमारे चैलेंजेस भी ट्रेंड के हिसाब से होते हैं। तो मिसाल के मतलब अगर क्रिसमस है तो हमारी मार्केट डाउन है, अगर कोरोना वायरस है तो हमारी मार्केट डाउन है, और मतलब न्यू ईयर है तो मार्केट अप है। इस हिसाब से जो है ना, और फिर टेक्नोलॉजीज का बिल्कुल डायनेमिक होना, आए दिन नई नई चीज़ों का इजाद होना, तो इस वजह से जो है ना, तो हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लाने के लिए। तो थोड़े कम वैसे रिलैक्स होता है। सॉरी बात काट रहा हूँ, ये चैलेंजेस वगैरह तो ऑलमोस्ट हर फील्ड में होते हैं, जैसे कोरोना वायरस और ये सारी चीजें। मगर एक जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना आईटी के अंदर, वो ये है कि आए दिन हर 4 महीने 3 महीने के बाद एक नया फ्रेमवर्क आ जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन को उस नए फ्रेमवर्क पे जाना होता है। मतलब कभी बिल्कुल ऐसे। नेटिव एप्लीकेशन आ जाती है, तो कभी क्रॉस प्लेटफॉर्म आ जाता है। तो ये वाली मतलब एक डोमेन सेट नहीं हो पाता, खास तौर पे सॉफ्टवेयर हाउसेज में। एक पैथेटिक लाइफ होती है, रोज आए दिन, और आपको हर दिन एक नया काम करना है, एक नई लॉजिक से होते हुए गुजरना है। रिपीटेटिव वाला कोई काम नहीं है। लग रहा होता है कि आप रिपीटेटिव वाला काम कर रहे हैं, पर आपको रोज एक नए चैलेंज से गुजरना होता है। और इफ़ यू डोंट कम्पीट देन यू मे गेट फायर। तो ये भी एक वो होती है टेंशन। ये बात भी सही है। और फिर एक और ड्रॉबैक ये भी होता है, एक मैंने जो अपना तौर पे फील किया, कि जब हम एज अ यंग इंडस्ट्री गए थे तो हम अपने आप को बहुत चौड़ा समझते थे कि यार ये सीनियर को तो कुछ पता ही नहीं है। और अब जब हम खुद सीनियर वाली पोस्ट पे आए, तो जब हमारे अंडर में जूनियर्स आ रहे हैं, तो एक वही वाली चीज कैफियत दोबारा पैदा हो गई है। इंडस्ट्री एक जगह पे आके रुक नहीं रही है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व रिवॉल्व रिवॉल्व, और आपको अपने साथ उस इंडस्ट्री के साथ साथ अपने आप को भी रिवॉल्व करना है। जैसे अफान है, दुनिया में एजुकेशन की जॉब जो होती है वो बड़ी आसान होती है, आपने एक चीज पढ़ ली और आपको पढ़ते रहना है। मगर कंप्यूटर साइंस की टीचिंग भी कुछ ऐसी है कि आपको अपने आप को अपग्रेड रखना है। एग्जैक्टली अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं रखेंगे, तो एग्जैक्टली आप बस वो 9 to 5 वाले हो जाएंगे, लकीर के फकीर। बिल्कुल ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। लर्निंग मुसलसल रहती है सर, तो यार आप लोगों ने नई नई चीजों। ये सारी बातें जानते बूझते हुए ग्रेजुएशन आपने आईटी में करी, आईटी को समझ भी आ गया, उसके बाद भी आपने मास्टर्स ले लिया, तो खास रीजन था अपनी जिंदगी को मजबूर और खराब और पैथेटिक और थका हुआ बनाने के लिए? सर मेरी शादी नहीं हो रही थी, घर वाले कह रहे थे कि जब तक मास्टर्स नहीं होगा ना तो शादी नहीं होगी। तो इसलिए किया, वरना मेरा खुद का इरादा एमबीए करने का था रिस्क मैनेजमेंट में, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में ही था, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। मगर वो एक घर वालों की रिक्वायरमेंट थी। ओके, चले, एक तो मजबूरी हो और सर मुझे मुझे एम करना इसलिए जरूरी था कि मुझे प्रमोशन चाहिए थी। वरना स्टक हो जाता अपनी इसी पोस्ट पे। ओके, चले। अफान जो है बेसिकली हमारे साथ पिछले कोर्स में भी थे। अफान को जी थोड़ा सर। सा मिजाज का आइडिया है कि ये कोर्स कैसा होने जा रहा है, और इसके अंदर अफान जो थे हमारे साथ बेसिकली क्लास के सीआर भी थे। तो जी सर। चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को तरीके से ऑर्गेनाइज रखना, लोगों को ऑर्गेनाइज रखना, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे थे। सो अफान, वैसे मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देने और ना देने में कोई वो नहीं है, ये कोई भी ले सकता है, लेकिन दैट इज समथिंग जो कि आप तमाम लोगों ने डिसाइड करना है कि क्या आप में से कोई एक सीआर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। सर अफान सही रहेंगे। अफान सही रहेंगे, ठीक है। तो अफान इज somebody जो कि ऑलरेडी इस काम को कर चुके हैं, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है। चले, तो अफान जी आप सर। इलेक्शन जीत चुके हैं, मुबारक हो, ये सीट आपकी हुई। जज़ाक अल्लाह सर। ओके, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं कौन हूँ और ये बातें आपके साथ क्यों कर रहा हूँ।
मेरे तकरीबन आई हैव ओवर 20 years of industry experience. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. Initially I did my computer sciences में मैंने बैचलर्स किया था. फिर मैंने एमफिल किया है, एमएस किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर. एमफिल जो था मेरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस साइड के ऊपर था. इसके अलावा एमबीए मैनेजमेंट और एचआर जो है ये मेरे मेजर्स में थे. वन सेकेंड डुअल मेजर्स थे ये. इसके अलावा मैं जो हूँ पीएमपी, सीसा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस तरह की कई चीज़ों की सर्टिफिकेशंस हैं. सीबैप जो है वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ था और देने का इरादा किसी ज़माने में था. सो सीबैप मैंने दिया नहीं था, बट ये कि दैट वाज प्रिपेयर्ड. पढ़ाने का बहुत मौका मिला है. ये कोर्स में कोई चौथी दफ़ा जो है पीएफ कीट पे पढ़ा रहा हूँ. इसके अलावा जो मेरे इसके अलावा ट्रेनिंग के मामलात होते हैं उसके अंदर मैं सीबैप की जो है ना तकरीबन अब तक 4 ट्रेनिंग्स करवा चुका हूँ विद 70% जो है पासिंग रेशो था जो सीबैप का था. इसके अलावा एज अ प्रोफेशनल जो है मैं अब एक कॉम्बो किस्म की लाइफ गुजार रहा हूँ जिसमें आईटी और मैनेजमेंट साइंसेज जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम आप लोगों के साथ मेरी जो दूसरी इंगेजमेंट्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मैं वहाँ पे मैनेजमेंट साइंसेज को भी पढ़ाता हूँ. और जो एमबीए के सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें स्ट्रेटेजिक लेवल की जो सब चीज़ें हैं उनको देख रहा होता हूँ. तो मेरी जो स्टूडेंट बैच है वो सारा का सारा या तो मास्टर्स या फिर एमफिल के स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कि चीज़ें चल रहे होते हैं. इसके अलावा इन पैरेलल मैं जो हूँ लाइफ कोच हूँ और इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हूँ. बहुत सारी चीज़ों के साथ कई ऑर्गेनाइजेशन के एचआर फर्म्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड हूँ. हेड ऑफ एचआर की पोजीशंस लेता रहा हूँ. लास्ट असाइनमेंट जो था मेरा वो एक टेलीकॉम कंपनी थी रेडटोन, मलेशियन बेस्ड थी. तो मैं वहाँ पे उनके ग्रुप एचआर को हेड कर रहा था. इसके अलावा जेएस ग्लोबल है, अमन फाउंडेशन है, हबीब यूनिवर्सिटी है, टेलीनॉर है. तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं खेल कूद के साथ एंगेज रहता हूँ. जो हॉबीज़ हैं उन हॉबीज़ के अंदर रिसेंटली अभी मैंने गोल्फ खेलना शुरू किया है. जिसके बाद पता चला है कि जी गोल्फ देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं. रीडिंग का शौक जो है वो थोड़ा सा है और पढ़ते पढ़ते नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है. तो फिर दूसरा जो हल निकाला उसका वो ये कि ऑडियो बुक्स जो हैं उसके ऊपर मैं खासा एम्फेसाइज रहता है मेरा. इसके अलावा शूटिंग हो गई, फोटोग्राफी हो गई, ये मेरे शौक हैं. एंड साइमल्टेनियसली मेरे पास बहुत खूबसूरत बच्चे हैं. अल्लाह मैंने 3 बहुत प्यारी सी बेटियां दी हैं मुझे. एलिया शी इज़ 11, हया शी इज़ 8 एंड आर्या जो है वो हमारे बुढ़ापे की औलाद, वो अक्टूबर में जो है 2 साल की हो जाएगी इंशाल्लाह. सो इनके साथ सबसे ज़्यादा प्यारा मज़ेदार टाइम गुजार रहा होता है. मेरी लाइफ की फ़िलॉसफ़ी अगर आप मुझसे पूछते हैं तो लाइफ की फ़िलॉसफ़ी जो है वो है ये: people really succeed unless they have fun in what they are doing. ये बेसिकली किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के नाम से. और डेल कार्नेगी जो हैं इसके राइटर हैं और ये किसी ज़माने में 1956 में लिखी गई थी और आज तक की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है. तो मेरी सजेशन आप लोगों को ये होगी कि अगर आप लोगों को चांस मिले तो ज़रूर पढ़िएगा. आपको ये जो बॉटम में लिखा हुआ है ये आपको तमाम जितनी मेरी स्लाइड्स हैं उनके अंदर ये चीज़ कॉमन मिलेगी. मेरी चाहे प्रोफेशनल स्लाइड्स हों ऑफिस से रिलेटेड या जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ या किसी कोई पब्लिक प्रोग्राम में हूँ, आपको ये चीज़ें जो है ना ये स्लाइड के नीचे हमेशा लिखा हुआ नज़र आएगा. इनफैक्ट दैट्स पार्ट ऑफ माई सिग्नेचर टू. सो आप लोगों से ये जो सवाल था व्हाट इज़ यूनिक अबाउट यू पूछने का जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि यार आप लोग अगर चाहते हैं कुछ भी करना, चाहे आप सॉफ्टवेयर में क्वालिटी एश्योरेंस साइट के ऊपर हो, प्रोग्रामिंग साइट पे हो, सॉफ्टवेयर की सेल्स में हो, डेवलपमेंट की साइट पर हो, कुछ भी करें, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो, उसमें फन ढूंढ रहे हो. बिकॉज अगर आप फन नहीं ढूंढेंगे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे. ठीक है. तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके ऊपर जो हम बातें और बहुत सारी और भी करते रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास
है क्या इन सारी चीज़ों के अंदर। सो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो है वो है क्या, एनालिसिस क्या थी, बिजनेस एनालिस्ट कौन होता है, सही है, बिजनेस एनालिस्ट का रोल क्या होता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज मोर अबाउट के जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है वो एक्चुअली होती क्या है। So, मेरा सवाल जो आप लोगों से है फॉर अ वाइल वो ये है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक्चुअली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से क्या है। सर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस यही हुआ ना, जो रोल एक जो है वो बिजनेस एनालिस्ट का होता है कि आप क्लाइंट को पढ़ने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट को डॉक्यूमेंट में ऑप्टिमाइज वे में लिखो कि आपकी टीम समझ सके। ठीक है, और आपने वर्ड बिजनेस एनालिस्ट यूज किया था, राइट? ऐसे ही, यस सर। ठीक है। क्या आप बाकी तमाम लोग भी इस बात से एग्री करते हैं? जी सर। ओके सर क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाना काम ही बिजनेस एनालिस्ट का होता है। ओके, अच्छा, कुछ हम ना चीजों पे करेक्शंस भी करते चले जाएंगे, ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट को बिजनेस एनालिस्ट क्यों कहा जाता है? सर उसके गोल्स होते हैं कि करंट प्रोजेक्ट्स को, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को, चीज़ों को एनालाइज करके जो है ना वो डेमोग्राफिक्स के ज़रिए, फैक्ट्स के ज़रिए, रिकॉर्ड्स के ज़रिए प्रूव करता है। तो उसकी एनालाइजेशन की हेल्प लेते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है या स्टेप्स लेती है, जिसकी वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अपना बिजनेस में सक्सीड करते हैं। ठीक है, ये तो बिजनेस एनालिस्ट हो गया। तो रिक्वायरमेंट जो मैनेज कर रहा था वो कहाँ गई सारी बातें? सर साथ में वो अपने क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए भी डॉक्यूमेंट्स तो बनाता है ना, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट ऑप्टिमाइज्ड वे में। तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है। तो ये काम कोई जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो क्यों नहीं कर सकता? सर सारा सारा मतलब प्रोसेस को तोड़ा हुआ है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को दी इंजीनियर को दी हुई है कि वो डेवलप करेगा। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिजनेस एनालिस्ट को दी हुई है कि वो समझाएगा। तो एक बंदे की जो खासियत है उससे वही काम करवाते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते एक तरह से। ठीक है, तो आपकी डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा समझूं, आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये एक ऐसा शख्स होता है जो कि क्लाइंट से उनकी रिक्वायरमेंट को समझ के आसान जबान के अंदर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पर फोकस करता है, ऐसे ही कहना चाह रहे हैं? यस सर, कुछ डायग्राम्स का यूज़ करते हुए, कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करते हुए जो उसकी जो प्रोडक्शन टीम है वो समझे, तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट ऑप्टिमाइज हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि हम कितना मैं और आप आपस में एग्री करते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो है इट्स आल्सो कॉल्ड रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग यूजर एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट। These features are called requirements, must be quantifiable, relevant, and detailed. In software engineering, such requirements are often known as functional requirement भी इनको कहा जाता है, ठीक है। या फिर अगर विकीपीडिया की डेफिनेशन देखें तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग refers to the process of defining, documenting and maintaining the requirements. इसके अलावा जो IIB है बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एनालिसिस, जो CBAP की सर्टिफिकेशन कराते हैं, और जो उसकी बुक ऑफ नॉलेज है वो BA बुक ऑफ नॉलेज कहलाती है। सो उसकी जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से ये है कि जी बिजनेस एनालिसिस इज द सेट ऑफ टास्क और रिक्वायर योर टेक्निक used to work in as a liaison among stakeholders in order to understand the structure, policies, and operations of an organization, and to recommend solutions that enable the organizations to achieve its goals. ठीक है, तो ये मल्टीपल लोगों की मल्टीपल डेफिनेशंस है, इसके अंदर मेरा कोई कमाल नहीं है, मैंने इंटरनेट से उठा के डाली है। सो
इन सारी बातों से आप लोग एग्री करते हैं? जी सर। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में फर्क है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर description of features and functionalities of a target system. Requirements convey the expectations of users from the software product. The requirements can be obvious or hidden, known or unknown, expected or unexpected from client point of view. ये जो आखिरी वाला स्टेटमेंट है इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं कि जी रिक्वायरमेंट conveys the expectations of users from software product. The requirements can be obvious or hidden, known or unknown, expected or unexpected from client's point of view. बेसिकली रिक्वायरमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं तो बेसिकली जो यूजर है उससे ही जानने की कोशिश करते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर से तुम्हारे दिमाग में चीजें क्या आती हैं, क्या काम होना शुरू हो जाएगा जब सॉफ्टवेयर तुम्हारे सामने आएगा। ठीक है, कुछ चीजें होंगी जो बड़ी ऑब्वियस होंगी कि जी ये मेरा सॉफ्टवेयर जॉब बनाएंगे, उसके अंदर ये भी चीजें होंगी, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। इसी तरह से कुछ चीजें होती हैं जो कि हिडन होती हैं। क्लाइंट आपको ओपनली नहीं बता रहा होता कि ये सॉफ्टवेयर उसको क्यों चाहिए, आया वो कंपटीशन की में जो है ना ये काम करना चाहता है या उससे कोई पैसे अर्न करना चाहता है, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर में आप मल्टीपल यूजर से मिल रहे हैं लोगों से, उसमें से कोई शख्स आपको रिक्वायरमेंट्स बताता है और उस तरह की रिक्वायरमेंट्स बताता है जिसमें उसको बेईमानी करना आसान हो, सही है ना, जिसमें उसके लिए लूप होल्स एग्जिस्ट करते हो, तो दे आर हिडन थिंग्स। साइमल्टेनियसली कुछ चीजें होती है बड़ी नोन सी होती हैं कि भाई फाइनेंस का सॉफ्टवेयर है तो फाइनेंस